नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी नोट्स एंड जो जीके के अपने क्लास 6 की हिस्ट्री की जो पिछली क्लासें चल रही थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन इतिहास की जो पुस्तक कक्षा 6 में संचालित होती है उसी के सभी अध्यायों के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अपन इनके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए, ओके। सर्वप्रथम अपन देखते हैं पहले अध्याय से संबंधित जो अपने महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, तो ये मैं ऊपर का कवर पेज बता देता हूँ जो आपको पीडीएफ मिलेगी। एनसीईआरटी एमसीक्यू जो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 के अंदर जो इतिहास है जिसका नाम है हमारा अतीत भाग 1, उन सभी अध्यायों की जानकारी इसके अंदर है जो आपको यहाँ विषय वस्तु के अंदर दिख रहे हैं। टोटल 11 अध्याय हैं जो अपन नोट्स एंड जीके के अंदर देखे थे, वही वापस इन्हीं की एमसीक्यू की बात होगी। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बस। तो पहला अध्याय है क्या, कब और कहाँ और कैसे। अब किस तरीके से इसके अंदर महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल सही बात कि मनुष्य द्वारा इन्हीं फसलों को उपजाने की बात की गई है। किसके बारे में? गेहूं और जौ के बारे में। भाई गेहूं और जो था इसके बारे में ये कथन सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी? नहीं, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई कि हिमालय और विंध्य का क्षेत्र था। तो ये दूसरा नंबर राइट गलत है। तो इसमें केवल और केवल कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? तो ऑप्शन ए राइट हो रहा है। अब इसकी व्याख्या देख लो। देखो, सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था जो लगभग 8000 वर्ष पूर्व उपजाया था। ठीक है, और इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में हुआ था जो हुआ था, न कि विंध्य क्षेत्र में। तो दो कथन है वो गलत है। देखो, विंध्य क्षेत्र में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के अंदर हुआ। तो ये जो कथन है सेकंड नंबर वाला वो बिल्कुल गलत है। तो ये चीज आप थोड़ी बहुत दिमाग में सेट करके रखें। गेहूं और जौ उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले, जो आपके बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कबीर नगर के लहुरा देव से पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। सामान्यतः कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र के अंदर हुआ है। देखो, कृषि के विकास के अंदर पूछा जाए तो मध्य भारत तथा विंध्य की पहाड़ियों तथा गारो और गासी जो पहाड़ियां होती है ना, वहां पे सामान्यतः कृषि के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और गेहूं और जौ को उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें तो अपने को मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में कौन कौन से कथन है जो सही है या फिर गलत है। देखो, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है, बिल्कुल सही बात है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। नहीं, ये बात गलत है। तो इसके अंदर भी ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? ऑप्शन ए राइट हो गया। और इसके महत्वपूर्ण जो कथन है वो देख लेते हैं, या फिर इसकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं। देखो, कथन एक सही है। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ, न कि 5000। जैसे कि आप ऑप्शन के अंदर 5000 दिया हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है। आज से 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई, अतः कथन 2 जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब अपने प्रश्न 3 पे चलते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल के अंदर ये गंगा नदी और सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध के नाम से जाना जाता था। देखो, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था
इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम था मगध साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 आप पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी का बूंद ले लेता हूं। ओके, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा कथन जो है सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस कहा, अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। ओके, ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। तो दोनों बात बिल्कुल सही है। तो दोनों बात अगर बिल्कुल सही है तो अपना ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस कहा अथवा इंदोस कहा। इन्होंने इस नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे उनको इंडिया नाम से पुकारा। और भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और से इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 3500 वर्ष पुरानी है। और बाद में इस भरत समूह का प्रयोग देश के लिए होने लगा। एक भरत समूह रहता था और उसी भरत से ये नाम अपभ्रंश में भारत बन गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ठीक है, बिल्कुल सही तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी नॉर्मली ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है, नॉर्मली ठीक है, तो इसको भी एक बार राइट मानते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से बना है जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ। ठीक है, ये भी नॉर्मली ठीक है। ओके, और ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि सही नहीं है। ठीक है ना, तो सही नहीं है वो बताना है, तो ये भी ठीक है और बी भी ठीक है। उसके बाद में सी देखो, पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की साल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये भी ठीक है। पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। ये बात सही नहीं है। विहारों में प्राप्त हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। पांडुलिपियां कहीं पे भी प्राप्त हो सकती है और भाषा जरूरी नहीं है संस्कृति हो। जिस क्षेत्र में मिली है वो तमिल भाषा भी हो सकती है, कोई और अन्य भाषा भी हो सकती है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है वो इसमें गलत है और अपना राइट जो होगा वो भी डी होगा। देखो सॉरी, कथन ए, बी और सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा है। तो बिल्कुल ये कथन से आप बिल्कुल जो व्याख्या है इससे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे देखो, छठा प्रश्न, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वो अभिलेख नहीं कहलाते, वो वो शिलालेख कहलाते हैं। ठीक है ना, वो शिला वाले हो जाएंगे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो अभिलेख के बारे में सेकंड कथन है वो तो बिल्कुल राइट है, लेकिन फर्स्ट कथन है वो थोड़ा यूं गलत लगता है। तो अपने इसके अंदर जो ऑप्शन राइट होगा वो छठे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी राइट होगा। और इसकी व्याख्या भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो चलो व्याख्या की तरफ। ओके, देखो व्याख्या देखो, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते